हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया है। ठंड भी पड़ रही है जम के। चलिए, आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन इन अ बॉडी अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग। अगर कोई बॉडी किसी स्प्रिंग से अटैच होती है तो किस टाइप से ऑसिलेट होती है। तो देखिए, स्प्रिंग की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? यदि किसी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और जब हम उसको खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। मतलब कहने का ये है कि स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। अब मान लीजिए कि इसको एलोंगेट कर दिया हमने, बाहर से एक फोर्स लगाकर हमने स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, बढ़ा दिया इसकी लेंथ। तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाती है, इंटरनल फोर्स। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग को रीस्टोर करती है, मतलब फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में लेके आती है। इसी के अपोजिट यदि हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, मान लीजिए कि हमने स्प्रिंग को दबा दिया, तो जब हम दबाएंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो स्प्रिंग क्या करेगी? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स जो है वो क्या कहलाती है? रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ये फोर्स जो होती है, ये होती है वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरी करती है। मतलब अलोंग द लेंथ, मतलब लेंथ जितनी जितनी बढ़ते जाएगी, ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स भी जो हो बढ़ते चली जाती है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और एलोंगेशन। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k इंटू एक्स, और साथ में आता है माइनस साइन। व्हाट इज k? k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग के मटेरियल पर, इसलिए इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअल में ये के हमें क्या बताता? एक्चुअल में अच्छा, यहां पर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो स्प्रिंग के एलोंगेशन के अपोजिट होती है। ये नेगेटिव साइन ये बताता है, मतलब ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट होती है। जो हम लगाते हैं एक्चुअल में वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब देखिए, इफ x इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूं, तो k जो होगा वो एक्चुअल में फोर्स को ही बताएगा। मतलब कहने का ये है कि ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक कांस्टेंट फोर्स होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में एक कांस्टेंट फोर्स होता है जो स्प्रिंग को पर यूनिट लेंथ चेंज करता, मतलब एलोंगेट करेगा या कंप्रेस करेगा। तो इसकी स्प्रिंग की लेंथ में अगर यूनिट चेंज आ रहा है, तो जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं वही कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप उसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि हमको कोई स्प्रिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत मजबूत स्प्रिंग है, अब उसको एलोंगेशन मान लीजिए कि एल एलोंगेशन में एफ फोर्स लगाना पड़ रहा है।
ठीक। तो यूनिट एलोंगेशन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F/L। एक्चुअल में ये जो रेशो है यही कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी यूनिट लेंथ को चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, वो ज्यादा मजबूत। और अगर कोई स्प्रिंग ज्यादा सॉफ्ट है तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और उसमें यूनिट एलोंगेशन आ जाएगा या कंप्रीजन आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वास्तव में उसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ा, मतलब उसका फोर्स कांस्टेंट कम रहेगा। तो ये फोर्स कांस्टेंट होता है कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। मतलब पर मीटर मतलब यूनिट मीटर पर मीटर, यूनिट मीटर पर जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें तो पढ़ना है ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ये स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक बॉडी अटैच, ये बॉडी अटैच है एम मास की, और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, और ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये किसी प्लेन में रखा है, ये प्लेन, और ये प्लेन जो है वो फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मतलब यहां पर फ्रिक्शन नहीं इनके बीच में। ठीक, तो इसकी ग्रेविटी कहां लगेगी, mg नीचे, और ये ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगी इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन से। तो ये तो फोर्स बैलेंस हो गए। इस केस में ये दोनों फोर्स बैलेंस कर गए। अब ये जो है ये मीन पोजीशन है, इस स्प्रिंग की मीन पोजीशन कह सकते हैं या नेचुरल लेंथ कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यदि हमने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, ऐसी स्प्रिंग एलोंगेट हो गई। सपोज कीजिए कि ये एलोंगेशन जो है वो y, ये एलोंगेशन हमने कितना ले लिया y। तो जैसे ही इसमें y एलोंगेशन आया तो इसके इंटरनल जो फोर्स डेवलप होगी, रीस्टोरिंग फोर्स, वो हो जाएगी F इक्वल टू K इंटू वाई, अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन, ये माइनस। मतलब कहने का ये है कि अगर इस बॉडी को, ये बॉडी किसी सरफेस में है, ठीक है, और ये बैलेंस है, माने mg और r क्या है, बैलेंस। अब मान के चलिए कि इस बॉडी को हमें इसी पोजीशन पर बनाए रखना है, तो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में भी इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी जिसका मैग्नीट्यूड ky ही होगा, ठीक है, लेकिन वो आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रही, अंदर की तरफ। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। अब अगर हम बॉडी को रिलीज कर दें, रिलीज करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को कहां लाएगी, इसकी मीन पोजीशन पर लेके आएगी। ये इसकी मीन पोजीशन, ध्यान से समझे बिल्कुल, ये मीन पोजीशन है इसकी। तो जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ते चले जाएगी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, यहां पर किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं। तो जब ये मीन पोजीशन पर शिफ्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में ये हुआ है कि जब हमने स्प्रिंग को एलोंगेट किया था तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया था, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जितनी भी बॉडी होती है उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है, क्योंकि बॉडी जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, और जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी ही अधिक
अनस्टेबल होगी, मतलब डिफॉर्म्ड स्टेट में होगी। तो ये बॉडी जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण अब इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, तो ये रेस्ट स्टेट में आने का अपोज करेगा और ये बॉडी जो है इनवर्ट डायरेक्शन में पुश होने लगी, इनवर्ट डायरेक्शन। तो जब ये इनवर्ट डायरेक्शन में पुश होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, उसके अगेंस्ट ये वर्क करेगी और वर्क करने से अपनी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे कम करते जाएगी। और इस पॉइंट पर आकर ध्यान देंगे, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और इस पॉइंट पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कितनी, फिर से वाई डिस्टेंस कंप्रेस हो गई। तो जब वाई डिस्टेंस कंप्रेस हो गई तो रिस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड में लगने लगेगा। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, तो ये फिर से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए कहां आएगी, मीन पोजीशन पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जीरो होगी, क्योंकि ये आ जाएगी अपनी नेचुरल लेंथ में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण मीन पोजीशन पर वापस आएगी और यहां पर ये जब वापस आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने लगेगी, वहां पर फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो इस प्रकार ये बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, ऑसिलेट होती है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, ऑसिलेट होने लगती है। तो ये जो बॉडी है ये ऑसिलेट कैसे होती है, एसएचएम करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट the displacement of the body from its mean position is y। हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर यही वाला इंस्टेंट मिल रहा है कि ये बॉडी यहां पर है मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट में, देन द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा इस केस में, तो ये होगा F इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, ठीक। तो ये कंडीशन आ गई इक्वेशन में। अब इस स्टैंड में जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में फोर्स बैलेंस नहीं, ये बॉडी मूव कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर, माने यही वाले इंस्टेंट पर यदि बॉडी में एक्सीलरेशन आया कितना, अल्फा, ध्यान देंगे, इफ या ड्यू टू दिस फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स an acceleration alpha produced in the body then by Newton's second law of motion क्या कहता है, ये कहता है F इक्वल टू एम ई, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों को इक्वेट कराएं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m अल्फा इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, ठीक। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई।
फाइनली हमको जो मिला वो क्या मिला, फाइनली हमें मिला अल्फा इक्वल टू म्यू इंटू वाई, वेयर म्यू इक्वल टू एम अपॉन के, या सॉरी के अपॉन एम, ये के अपॉन एम, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर हम देखें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. Negative sign indicates that direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. And what is this? This is the condition for SHM. This is the condition for simple harmonic motion. Simple harmonic motion, body moves from a mean position in such a way that the acceleration produced on a body is directly proportional to displacement, and direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. Such type of motion is called simple harmonic motion. तो बॉडी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव कर दिया, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमने फार्मूला टाइम पीरियड के लिए पढ़ा था, अब हम उसका यूज कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है? तो ये होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, टाइम नहीं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, मतलब T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट मतलब y और एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। अगर हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन नाम देते तो ध्यान देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा? T इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में ध्यान से देखें y अपॉन अल्फा, तो y यहाँ है, अल्फा को हम नीचे ले जाएंगे तो m ऊपर आ जाएगा और k नीचे हो जाएगा, तो ये अपन को रिजल्ट देगा क्या? y अपॉन अल्फा इक्वल टू m अपॉन k, माइनस साइन छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट y अपॉन अल्फा, तो y अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है? m अपॉन k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉडी अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड m बी द मास ऑफ द बॉडी। मींस व्हाट? हम यहां कह सकते हैं कि t जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट mass of the body and that is spring constant, इस तरीके से इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। ये केस अपना हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए था। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेशन इन अ बॉडी अटैच्ड विथ वर्टिकल स्प्रिंग, अगर बॉडी वर्टिकल स्प्रिंग पर है तब क्या कंडीशन होगी? टाइम पीरियड तो यही आएगा लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रूफ होता है और ये टाइम पीरियड कैसे आता है, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर सपोज कीजिए कि ये रिजिड सपोर्ट है और यहां पर हमने एक स्प्रिंग को ऐसा कस दिया, ये स्प्रिंग इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो है L, दिस इज नेचुरल लेंथ। अब सपोज कीजिए कि हम यहां पर m मास की बॉडी को इससे अटैच करें, तो जैसे ही हम अटैच करेंगे और इसको रिलीज करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? सॉरी, स्प्रिंग क्या हो जाएगी? एलोंगेट हो जाएगी। तो इस समय ये स्प्रिंग का एलोंगेशन हो गया, ये इस तरीके से एलोंगेट हो गई और हमने यहां पर बॉडी को अटैच कर दिया, m मास की बॉडी को हमने यहां पर अटैच किया। अच्छा, स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना आया? तो हमने सपोज कर लिया कि ये स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वो स्मॉल है, नेचुरल लेंथ कैपिटल L थी, एलोंगेशन कितना है? स्मॉल l। ठीक, अब अगर L एलोंगेशन आया है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई,
तो इसमें इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हमने पहले देख चुका है, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। कितना होगा? तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू -K इंटू एलोंगेशन, मतलब L। इतना फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। अब देखिए ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स यहां पर जीरो, नेट फोर्स यहां पर क्या है? जीरो फोर्स है। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन है इसकी, ये फर्स्ट थी। तो इन द सेकंड पोजीशन, इन द सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन में एफ नेट जो है वो कितना है? जीरो। एफ नेट जीरो है तो mg पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं -kl प्लस mg एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जो है वो जीरो, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स जीरो है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से mg की वैल्यू जो है वो kl आती है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बॉडी यहां पर रेस्ट में, ये रेस्ट में है, तो ये नई कंडीशन की मीन पोजीशन आ गई। ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब इस कंडीशन से यदि हम इस बॉडी को एलोंगेट करके, थोड़ा सा हमने एलोंगेट किया और छोड़ दिया, तो जैसे ही हम इसको एलोंगेट करके छोड़ेंगे तो दिस बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम दिस मीन पोजीशन। ये इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। देखिए बॉडी ऑसिलेशन क्यों करती है? इसमें दो चीजें होना जरूरी है, एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की। और ये दोनों प्रॉपर्टी इस स्प्रिंग में है। स्प्रिंग इलास्टिक है और ये बॉडी में इनर्शिया होता है, क्योंकि मीन पोजीशन को क्रॉस करने के लिए इनर्शिया चाहिए और वापस मीन पोजीशन पर लौटाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिसिटी चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन इसके साथ, तो ये बॉडी इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है? ऑसिलेट होती है। तो किसी इंस्टेंट पर सपोज कीजिए कि इसका एलोंगेशन जो है वो यहां तक, यहां तक कितने डिस्प्लेसमेंट में है? वाई डिस्प्लेसमेंट इस मीन पोजीशन, और जब ये ऊपर जाएगी तो सेम डिस्प्लेसमेंट वाई जो है वो ऊपर भी रहेगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो है स्प्रिंग का ये कितना है? वाई। ये किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है जब ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है। अब जब यहां पर वाई डिस्प्लेसमेंट में है तो एक्चुअल में नेचुरल लेंथ तो ये कंडीशन थी ना, ये वाली कंडीशन नेचुरल लेंथ। तो यहां से बॉडी का टोटल, मतलब स्प्रिंग का टोटल एलोंगेशन कितना? ये वाला, ये तो एल है। तो टोटल एलोंगेशन देखिए, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है तो इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होती, लेकिन अब इस नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेशन हो गया? एल प्लस वाई, एल प्लस वाई। तो इस डायरेक्शन में ये रिस्टोरिंग फोर्स, सपोज कीजिए इसको मैंने एफ डैश ले लिया, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो के लगेगा इंटू एल प्लस वाई। इतना रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा है और दूसरा फोर्स mg जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ये दोनों फोर्स, क्या बॉडी का मोशन, मतलब क्या बॉडी मूव नहीं कर रही? कर रही है। इसका मतलब नेट फोर्स भी है भाई, रिस्टोरिंग फोर्स भी है और mg वेट भी लग रहा है। और अगर ये दोनों बैलेंस होते तो बॉडी मूव नहीं करती। इसका मतलब अभी भी इस बॉडी में एक नेट फोर्स लग रहा है और वही इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। तो इस समय इस केस में नेट फोर्स कितना लग रहा है तो वो हम निकाल लेंगे कि ये सेकंड कंडीशन है, मान के चले थर्ड कंडीशन। तो इन द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होगा? इस पोजीशन में
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन कौन सी, एफ नेट या एफ नेट इक्वल टू एफ डैश प्लस एम, इतना फोर्स लग रहा है। ये वाले फोर्स को हमने एफ डैश ले लिया तो इतना फोर्स लग रहा है, वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया एफ नेट इक्वल टू एफ डैश। व्हाट इज एफ डैश, दिस इज एफ डैश, क्या हो जाएगा और माइनस में आएगा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है, तो दिस इज माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी, इतना आएगा नेट फोर्स। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एल माइनस के वाई और प्लस एम जी, इतना। अब ध्यान देंगे, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो ये वाली इक्वेशन में mg की वैल्यू क्या ले लें, kl, mg की वैल्यू हम kl ले लें तो क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा माइनस के एल माइनस के वाई और प्लस एम जी इक्वल टू के एल। तो ये के एल माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो हमारे पास मिला एफ इक्वल टू या एफ नेट इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, ठीक। अब इस नेट फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस नेट फोर्स एन एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी, ठीक है। ड्यू टू दिस नेट फोर्स एन एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड in body of mass m, then by Newton's second law of motion, क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम, तो दिस इज F नेट इक्वल टू एम ए, सॉरी एम अल्फा, हम अल्फा ले रहे हैं तो जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पर तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो फाइनल हमारे पास क्या मिला, ध्यान देंगे, एम अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। ये वाली क्वांटिटी अभी भी कांस्टेंट है तो इंप्लाइज दैट अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। हमें यहीं तक पहुंचना था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन दिस बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड दिस टाइप ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड एसएचएम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो फिर हम वो फार्मूला टाइम पीरियड का यूज कर सकते हैं जो हमने निकाला था। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट y, एक्सेलरेशन अल्फा। अगर हम इस इक्वेशन, मान लीजिए चले ये इक्वेशन थर्ड है, तो इस इक्वेशन थर्ड की अगर हम वैल्यू यहां पर रख दें तो ध्यान देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या देती है हमको कि ये देती है y अपॉन अल्फा इक्वल टू m अपॉन k। वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉडी अटैच्ड विथ वर्टिकल स्प्रिंग, ये आ गया।